हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिभुजों की समरूपता के बारे में, जिसे इंग्लिश में सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। तो आज हम लोग त्रिभुज की समरूपता के बारे में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो नियम हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो जो चैनल में नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, ताकि उनको आने वाले वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले अपडेट्स उनको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता और सिमिलर ट्रायंगल। तो सबसे पहले जो पॉइंट है उस चीज़ को देखते हैं और समझते हैं कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि अगर दो त्रिभुज है, कोई भी दो त्रिभुज है, और उसके प्रत्येक के तीनों कोण अगर दूसरे त्रिभुज के भी तीनों कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप कहलाते हैं। इसके रूप समान होंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसके लिए दो त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से। इस त्रिभुज का नाम है ए, बी और सी। उसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज है डी, ई और एफ। तो यहाँ पर इसके अनुसार में हम लोग देख रहे हैं कि जो कोण ए है और यहाँ पर कोण डी है, उसी प्रकार यहाँ पे कोण बी है, यहाँ पे कोण सी है, उसी प्रकार से कोण ई और कोण एफ है। तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं, इसको अल्फ़ा, इसको बीटा और इसको गामा नाम दे दिए। उसी प्रकार से इसको भी हम लोगों ने नाम दे दिया है थीटा, एप्सिलॉन और आयोटा मान दे दिया नाम इसका। अगर तो फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण ए के बराबर में कोण डी है। दोस्तों इस सबों का भी नाम हम लोग इसको भी अल्फा ही कर देते हैं, इसको भी बीटा और इसको गामा करते हैं, ताकि हम लोगों को आसानी हो। तो चलिए कोण ए बराबर कोण डी बराबर ये कोण क्या है, यह कोण अल्फा है, तो अल्फा लिख दिए है। उसी प्रकार से कोण बी बराबर कोण ई है, तो बराबर ये क्या है, तो यह बीटा है, तो इसको बीटा लिख सकते हैं। और फिर कोण सी बराबर कोण एफ बराबर क्या है ये, तो यह है गामा, तो इसको गामा लिख देंगे। तो इस प्रकार से जब हम लोग देखते हैं कि जब कोण आपस में बराबर होते हैं तो हम लोग इस दोनों त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज कहेंगे। और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये साइन है समरूप का, समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो यह हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं। इस त्रिभुज को हम लोग आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, जैसे बी सी डी भी कर सकते हैं, ई एफ डी भी कर सकते हैं। उसी प्रकार डी ई एफ भी बोलेंगे तो ए बी सी इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन इनके तीनों कोण आपस में समान होना चाहिए। आगे देखते हैं कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। आइए इसको समझते हैं। कोई भी दो त्रिभुज है तो उसकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगे। दो त्रिभुज
इस प्रकार से मान लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ है। इसका नाम दे दिए हैं अल्फ़ा एंगल का नाम, यह बीटा और यह है गामा। उसी प्रकार से यह भी गामा है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है, तो ए बी की ही संगत भुजा इस त्रिभुज में डी ई है, बी सी की ही संगत भुजा है ई एफ और ए सी की संगत भुजा है डी एफ। तो ये आपस में जो इसका अनुपात होंगे वे बराबर होंगे। तो यह इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए बी के अनुपात में डी ई बराबर बी सी, अगर इस भुजा को कर दें तो उसी प्रकार के जो भुजा है यहाँ पर ई एफ, तो इसके समानुपात में होंगे। और ए सी अगर हम लोग इसको इस प्रकार से देखते हैं तो यहाँ पर डी एफ भी इसी प्रकार से देखेंगे। तो ये सब जो होंगे वे संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं आपस में, अगर बराबर होते हैं तब। ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इन सारी चीज़ों के मदद से आसानी से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो चलिए अब आगे जो है उस चीज़ को भी देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप संगत भुजाओं के समानुपाती होती हैं। इसको भी समझते हैं। तो दो समरूप त्रिभुज अगर हैं तो उसके जो परिमाप होंगे, त्रिभुज के जो परिमाप होते हैं वह संगत भुजाओं के समानुपाती होती हैं। तो इसको समझते हैं। चलिए मान लेते हैं इस प्रकार की एक त्रिभुज है और यह भी दूसरा त्रिभुज है। ए बी सी नाम दे देते हैं इसको देते हैं पी क्यू और आर। यह है एक्स डिग्री, यह है वाई डिग्री और यह है जेड डिग्री। उसी प्रकार से यह भी है एक्स डिग्री, यह है वाई डिग्री और यह है जेड डिग्री। तो इसके जो परिमाप होंगे, त्रिभुज का जो परिमाप होता है कि वो सारे भुजाओं का जो योग होता है वह इसका परिमाप है इन दोनों त्रिभुजों का। तो इसको हम लोग इसके अनुसार समझते हैं। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप उसका अनुपात जो होगा दूसरा त्रिभुज का, तो त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप ये होंगे संगत भुजाओं के समानुपाती होंगे। तो संगत भुजा जल्दी ए बी मानेंगे तो पी क्यू, तो यहाँ पर ए बी बट्टा पी क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार बी सी है तो क्यू आर हो जाएगा, तो बी सी होगा तो यहाँ पर क्यू आर हो जाएगा। और सी ए या ए सी कहेंगे तो आर पी या पी आर कहेंगे। यहाँ पे ए सी कहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी आर। तो दोनों त्रिभुजों का जो परिमाप होगा वह संगत भुजाओं के समानुपाती होगा। तो यह भी समरूप त्रिभुज का ही प्रॉपर्टी से गुण है जो बहुत ज़्यादा काम के लायक है। आगे फिर से देखते हैं कि अगर समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाएं समानुपाती होती हैं। तो इसको भी समझते हैं।
तो यहाँ पर दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, उसी प्रकार से यह त्रिभुज है पी क्यू आर। दोस्तों, जो माध्यिकाओं के बारे में नहीं जानते हैं या जो चैनल में नया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर ज़रूर। और जो माध्यिकाएँ हैं, माध्यिकाएँ क्या होती है इसके बारे में देखने के लिए आप लोग पिछली वीडियो को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर। तो इसकी जो माध्यिकाएँ होती है वह त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई रेखा होती है, जो उस सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो हम लोगों ने ए से बी सी भुजा पर हम लोग खींचते हैं इस प्रकार से, उसी प्रकार से बी से भी खींच सकते हैं और यहाँ से भी खींचेंगे। तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं ए डी और यहाँ पर ई एफ। इस बिंदुओं का नाम हो गया डी ई और एफ। उसी प्रकार से पी से खींचते हैं क्यू आर पर, तो इसका नाम हो गया एस। उसी प्रकार से यहाँ से खींच दिए हैं तो टी, और आर से खींचेंगे पी क्यू पर तो उसका हो गया यू नाम। हम लोगों ने यू नाम दे दिया है। तो इसका जो होगा, अगर समरूप होते हैं दोनों त्रिभुज तो हम लोग लिखते हैं इसको त्रिभुज ए बी, ये त्रिभुज है ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो ए डी मतलब ये वाला माध्यिका और उसके संगत में ये माध्यिका इस त्रिभुज में पी एस, तो दोनों समानुपात होंगे। उसी प्रकार से बी ई क्यू टी के समानुपात में होगा, बी ई क्यू टी के समानुपात में। उसी प्रकार से सी एफ देखेंगे तो आर यू देखेंगे, यहाँ पर सी एफ तो यहाँ आर और यू। तो यह है इसका एक और अन्य प्रॉपर्टीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाएं समानुपाती होती हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होगा वह उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होते हैं। तो मान लेते हैं यह एक त्रिभुज है और यह भी एक त्रिभुज है। इसका हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी और इसका हो गया पी क्यू और आर। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं और इसकी जो ऊंचाइयां हैं वह इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंबवत एकदम सीधा रहेगी, तो यह उसकी ऊंचाई हो जाएगी। उसी प्रकार से पी से इस भुजा पर भी एक ऊंचाई है, यह इसका हाइट है और यह भी हाइट है। इस बिंदु का नाम डी दे दिए हैं, इस बिंदु का एस। तो ये जो लंबवत खींचते हैं सामने वाली भुजा पर तो वह 90 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यह इसकी ऊंचाई होगी दोनों त्रिभुजों की। तो इसका जो होगा क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ ये जो त्रिभुज है ए बी सी और यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, तो यह होगा संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात। तो संगत ऊंचाई यहाँ पे ए डी हो गया और यहाँ पर पी एस, तो इन दोनों का स्क्वायर के बराबर जो अनुपात होगा उसके बराबर होगा। तो ए डी स्क्वायर इंटू पी एस का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा इन दोनों का क्षेत्रफलों का संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम लोग अगर त्रिभुज को इस प्रकार से ए से डी की ओर, यहाँ से पी से एस
बिंदु में हम लोगों ने क्यू आर और बी सी पर लंब डाले हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग बी से ए सी पर डालेंगे, क्यू से पी आर पर डालेंगे, तो फिर भी वहाँ पर भी इसी प्रकार से ये जो संगत ऊंचाई बन जाएंगी उसी के वर्गों के समानुपाती होंगे। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। अगर यह त्रिभुज इस प्रकार से है तो यह भी त्रिभुज यह है, ए बी सी पी क्यू आर है। तो अगर हम लोग यहाँ से इस ए सी पर लंब डालते हैं उसी प्रकार से पी आर पर लंब डालते हैं क्यू से, तो ये सब ऊंचाई हो जाएंगे। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह भी इसी प्रकार से हो जाएगा कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर नाम दे देते हैं इसको डी और इसको एस दे देते हैं, तो बी डी स्क्वायर बट्टा क्यू एस का स्क्वायर, इस प्रकार से करेंगे। उसी प्रकार अगर हम लोग ए बी और पी क्यू पर भी डालेंगे तो उसमें भी इस प्रकार से बन जाएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के किसी बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करती है। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छी तरह से समझना है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करती है। किसी भुजा के यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको समझते हैं। यह एक त्रिभुज हो गया जिसका नाम ए बी और सी हो गया है। इसमें इस बीसी भुजा के समांतर में हम लोगों ने इस पॉइंट पर, इन दो पॉइंट पर एक रेखा खींच दी जिसका नाम दे दिया डी और ई। तो हम लोगों को यहाँ पर ए डी और डी बी मिला है, उसी प्रकार से ए ई और ई सी प्राप्त हुआ है। और यह बी सी के समांतर में डी ई है, यानी बी सी के समांतर डी ई है। तो ये भी जानना है। तो यहाँ पर हम लोगों को हो जाएगा इसके अनुसार में कि ए डी बट्टा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टा ई सी। तो इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। इसको अगर हम लोग और लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए डी, अगर ए डी के साथ में, अगर ए डी के साथ में लेते हैं ए और बी को, तो उसी प्रकार से लेंगे हम लोग ए के साथ ए ई के साथ में ए सी को लेंगे। तो ए डी के साथ में ए सी लेते हैं, तो ए डी के साथ में यहाँ पर ए बी ले लिए हैं, तो ए ई के साथ में ए सी ले लेंगे, यहाँ पे ए सी इस प्रकार ले लेंगे। और फिर अगर देखते हैं तो इसको लिखते हैं डी बी के साथ में पूरी तरह से ए बी को लेते हैं, तो डी बी के साथ में ए बी लिखेंगे और ई सी के साथ में ए सी लिखेंगे, तो ई सी के साथ में ए सी को लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को यह चीज़ मिल जाएगी कि यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के किसी बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा का खींचते हैं तो वह तीसरी भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करती है। तो यानी इनका जो अनुपात है वह एकदम समान होगा।
उसी प्रकार अगर हम लोग इस त्रिभुज को हम लोगों ने BC के समांतर में खींचा था, अगर AC के समांतर में खींचेंगे तो यह इस प्रकार से बनेगी और वहाँ पर भी इसी प्रकार के अनुपात बन जाएंगी। तो उसको भी आसानी से आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रकार से हो जाएगी। अब आगे जो देखते हैं इसके बारे में वह है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधी और समांतर होती है। तो यहाँ पर है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधी और समांतर होती है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो यह एक त्रिभुज हो गया AB और C, इन दो त्रिभुजों के मध्य बिंदु, यानी यह मान लेते हैं एक मध्य बिंदु और AC के लिए मध्य बिंदु यह है। तो इनको भी हम लोग आपस में मिला लेते हैं और इसका DE नाम लिख लेते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा कि तीसरी भुजा, यानी ये पहला भुजा, दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा मिली है वह BC के समांतर होगी और BC की जितनी लंबाई होगी उसकी आधी हो जाएगी DE। तो हम लोग इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि DE बराबर हो जाएगा BC/2, या तो फिर इसको कहेंगे BC बराबर हो जाएगा 2 × DE। यह भी हम लोग इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। और यह जो होगा कि DE समांतर होगा BC के, तो DE समांतर BC के होगा, तब जाकर के हम लोगों को DE बराबर BC/2 और BC बराबर 2DE हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग AC के समांतर में खींचेंगे इन दोनों रेखाओं के बीच में मध्य बिंदुओं को, तो अभी हम लोगों को इसी प्रकार के कंडीशंस मिलेंगे जो कि आसानी से याद होने वाले कि तीसरी भुजा की आधी होगी और समांतर होंगी। दोस्तों आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग के बारे में, और उसमें भी क्या क्या इसके गुण है, प्रॉपर्टीज है, इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू दोस्तों।